वेरी गुड मॉर्निंग। तो वी हैव डिस्कस अभी एक छोटा सा पार्ट दैट इज चाइल्ड अडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसमें बहुत ब्रीफ किया था। चाइल्ड मतलब बिलो 14 ईयर्स, अडोलसेंट मतलब 14 टू 18 ईयर्स। चाइल्ड प्रोहिबिटेड है, ये लोग वर्क नहीं कर सकते हैं। 14 ईयर्स के बिलो एक ऐसा एज है जहाँ पर उनको बहुत सारी चीजें सीखनी है। दे आर वेरी स्मॉल, कैन यू इमेजिन। बट 14 टू 18 हो सकता है ट्रेनिंग है, हो सकता है कि घर को हम हेल्प एंड अर्न एंड लर्न स्कीम में हम काम कर रहे हैं। तो 14 टू 18 अडोलसेंट अलाउड है सब्जेक्ट टू सर्टन रेगुलेशंस। हमने इसमें ये भी देख लिया था कि बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ सेक्शन नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 दैट इज शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। एक्सटेंड इज फॉर होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट पार्ट 3 छोड़कर बाकी सब एट वंस कमेंस हुए थे। पार्ट 3 एक नोटिफाइड डेट था, गवर्नमेंट ने एक डेट मेंशन किया था, वो डेट से नोटिफाइड है। ठीक है। अब और एक चीज, चाइल्ड लेबर एडवाइजरी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ये कमेटी फॉर्म की है। आज पूरे इंडिया में चाइल्ड लेबर हो, बाल कामगार, ठीक है ना बात, ये कहीं तो गलत है ना यार। आज बहुत जैसे मजदूर है या सिंपल फैमिलीज है, आज उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो आज वो फ्यूचर ऑफ इंडिया कैसा रहेगा, कैन यू इमेजिन दिस। तो आज इनको हमें चाइल्ड लेबर मतलब जो 14 साल से कम है, सोचो एक 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा सुबह 10 से 6 काम कर रहा है, फिर फ्यूचर कैसा रहेगा उसका। आज जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या दुनिया देखेगा, कैन यू इमेजिन दैट। तो इंडिया में चाइल्ड लेबर से फाइट करने के लिए हमने एक कमिटी बनाई है, दैट इज चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस देता है। ये कमिटी बनाया किसने, दैट इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कमिटी में है कितने लोग, चेयरमैन एंड मेंबर्स मैक्सिमम 10 मेंबर्स। और ये कमिटी अपनी मीटिंग्स ये सब अपने खुद के इंटरनल प्रोसीजर डिफाइन करता है। ये कमिटी चाहे तो सब कमिटी भी बना सकता है, एरिया वाइज, काम वाइज, कि भाई हमें माइनिंग सेक्टर का एक अलग कमेटी बनानी है। सब कमिटीज जितनी बनानी है वो बना सकते हैं। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, which is being created by central government, and it consists of chairman and 10 members maximum. Basically this committee can have their own internal rules and regulation how they function, and they can create subcommittees as well. Clear cut, ये आप लिखोगे, start writing.
आई होप आपने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने कुछ रेगुलेशन दिए अडोलसेंट्स के लिए। चाइल्ड लेबर तो काम कर ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं, बिलो 14 अलाउड नहीं, बट 14 to 18 वाले यार हमें थोड़ा सा उनको शायद ट्रेनिंग पर्पस हो सकता है कि थोड़ा सा सपोर्ट फैमिली को मिल जाए। सीखते सीखते बंदा मतलब जो आज ये 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड से लेकर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, अब तक ये जो एज है करेक्ट है, आपको अलाउ करना चाहिए। तो वो हो सकता है अर्न एंड लर्न स्कीम में है, खुद स्कॉलरशिप या सीख रहा है, ट्रेनिंग आर्टिकलशिप में है, अब ऐसा हो सकता है। लाइक मेरे टाइम पर जो सीपीटी पास आउट होते थे तो इमीडिएटली सीपीटी के बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट होता था, अभी चेंज हो गया। तो सीपीटी पास होती ही बहुत सारे बच्चे 18 भी नहीं हुए, 17 है या 16.5 है, तो वो लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो अलाउ करना है, बट सब्जेक्ट टू सर्टन क्राइटेरिया, सब्जेक्ट टू सर्टन रेगुलेशंस। बेसिक रेगुलेशन है, ओवर टाइम अलाउ नहीं है, ओवर टाइम करवाना अलाउड नहीं है। शाम को 7 के बाद से लेकर सुबह 8 बजे उनको शिफ्ट नहीं देना है, नाइट शिफ्ट नहीं देना है, करेक्ट है बात। सिमिलरली 3 घंटा हो गया कंटिन्यूस 3 आवर्स ऑफ वर्क, फिर एटलीस्ट 1 आवर का ब्रेक देना है। अरे यार बच्चा है यार, आज आप देखो हम खुद अपने घर के काम करने बोल दिए कि बेटा हेल्प कर ले, तो आप बोलेंगे नहीं हम नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं। आप सोचो कंटिन्यूस 3 आवर्स वो कोई फैक्ट्री लेबर काम कर रहा है या कुछ ये ऐसा काम कर रहा है, ठीक है ना बात। ऑलरेडी अगर वो कोई एक इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो दूसरा इस्टेब्लिशमेंट में उसको परमिट नहीं करेंगे। मतलब पता चला सुबह 4-5 घंटा यहाँ कर रहा है, शाम को 4 बजे तो फुल डे काम हो गया यार, ग्रोथ कब करेगा। एंड वीक में एक हॉलीडे कंपलसरी, वीक में एक हॉलीडे कंपलसरी। तो देखो नो ओवर टाइम, एक सेकेंड जस्ट, नो ओवर टाइम, ओके, एटलीस्ट 1 hour रेस्ट फॉर एवरी 3 hours कंटिन्यूस वर्क बिटवीन 7 PM to 8 AM, नो वर्क अलाउड, नो ओवर टाइम, रिपीट हो गया, ओके। इफ यू आर वर्किंग इन वन एस्टेब्लिशमेंट देन यू कैन नॉट वर्क इन अदर एस्टेब्लिशमेंट, एक ही एंटिटी में काम करना है। 1 होल डे हॉलीडे कंपलसरी इन ईच वीक, कंपलसरी है भाई, उसको ग्रोथ मिलेगा उसको रेस्ट करने मिलेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, करेक्ट, उसको भी थोड़ा सा मेंटल पीस मिलेगा, ठीक है। तो ये लिखना अपने आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग दिस, 2 minutes टाइम।
ओके, नाउ जो भी एंटिटी कोई भी अडोलसेंट को काम पे रखता है, वो एंटिटीज को नियर बाय इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मीन्स नॉट पुलिस इंस्पेक्टर, इज अथॉरिटी जो इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया, उनको नोटिस देना है, बता देना है, उसका डेडलाइन है। सर क्या डेडलाइन है कि देखो जब ये एक्ट आया था, जैसे एग्जांपल है, ये एक्ट अगर मोरो 1986 में आया था, तो 1986 से पहले जो भी एंटिटीज थे, तो एक्ट आने के 30 डेज के अंदर उनको बता देना है कि हमारे यहाँ पर अडोलसेंट काम करता है, और जब भी ये आपने कोई भी एक अडोलसेंट को काम दिया वहां से एक्ट आने के बाद, लाइक 2010, 2013, 15, अभी कल 1920, 20 के अंदर, 21 के अंदर, जो भी अगर अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करते 30 डेज में नोटिस दे दो कि हमारे पास ये बंदा काम पर है। दैट इज वेरी क्लियर। सर नोटिस में क्या क्या रहेगा? आपके एस्टेब्लिशमेंट का नाम, एड्रेस, आपके एस्टेब्लिशमेंट में कौन इंचार्ज है, मैनेजमेंट जिसके हाथ में पूरा काम काज है, क्योंकि वही काम करवाएगा। उसके बाद एक्चुअल एड्रेस, अगर कुछ भी इंस्पेक्टर को कुछ कम्युनिकेट करना है तो कौन से एड्रेस, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस ये देना है, और क्या काम आपका एंटिटी करता है, ये सारा आपके एंटिटी का डिटेल्स इंस्पेक्टर के पास रहना चाहिए कि भाई आप क्या काम करते हो, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, आपका मैनेजमेंट में कौन इन्वॉल्व है, आप बेसिकली आपके एंटिटी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, ये सब डिटेल आपको इंस्पेक्टर को देना है। एंड आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसके अंदर जो इतने भी अडोलसेंट, चाइल्ड तो काम ही अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, बट अडोलसेंट रेगुलेटेड है, तो जितने भी अडोलसेंट काम पर है, उस बच्चे का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका कितना आवर्स ऑफ है, क्या इंटरवल ले रहा है, क्या काम करता है, और जो भी अदर डिटेल्स गवर्नमेंट बोलेगा, इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हो सकता है 40 बच्चे अडोलसेंट आपके पास काम पर है, उनका नाम, एड्रेस, क्या काम कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है उनका, कितना इंटरवल है, इसका पूरा रजिस्टर मेंटेन करना है कंपल्सरली। इंस्पेक्टर कभी भी आके सर्वे करेगा, चेक करेगा, देखेगा कि भाई बताया था 40 बट काम कर रहे हैं 80, या बताया था 40 बट काम कर रहे हैं 100, और जिसके अंदर चाइल्ड भी काम कर रहे हैं, वो आके सर्वे करेगा, भाई रिकॉर्ड बताओ तुमने क्या रखा है। तो ये चीज होती है। तो सबसे पहले 3 बातें हैं यहाँ पर। बात नंबर 1, आपको इंस्पेक्टर को नोटिस देना है कब? एक्ट आते ही 30 डेज में, या जब आपने किसी भी अडोलसेंट को काम दिया एम्प्लॉयमेंट से 30 डेज में। सर क्या नोटिस देना है? नेम, सिचुएशन ऑफ योर एड्रेस, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, मैनेजमेंट में कौन है, सिमिलरली आपका क्या नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन है, और आपको मेंटेन करना है रजिस्टर जिसके तहत आप नेम ऑफ द अडोलसेंट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द अडोलसेंट, आवर्स ऑफ वर्क, क्या काम करता है, कितना इंटरवल लेता है, क्या नेचर ऑफ वर्क है, एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स। करेक्ट, लिखोगे आप ये?
Check another slide. आई होप आपने लिखा है, चलेगा। विल प्रोसीड विथ नेक्स्ट स्लाइड। हेल्थ एंड सेफ्टी, यहाँ पर ना बहुत सारे पॉइंट्स फैक्ट्रीज एक्ट के रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। क्लेanलीनेस इन प्लेस ऑफ वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम न्यूसेंस, वेरी ट्रू भाई, क्लीन होना चाहिए, बच्चे उधर हेल्दी रहेंगे, ठीक है ना बात। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ओके, ये वेस्ट डिस्पोजल सही ढंग से होना चाहिए, गंदगी, केमिकल्स, ठीक है। वेंटिलेशन, गुड एयर, टेम्परेचर, ने तो 40-50 डिग्री पे काम कर रहे हैं, हवा नहीं आ रही, सांस लेने में प्रॉब्लम है, नहीं, ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए। डस्ट उड़ रहा है, फ्यूम, ये सब, ह्यूमिडिफिकेशंस आर्टिफिशियल, जहाँ पर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्रिएट जहाँ करने की जरूरत है वहाँ पर हम वो क्रिएट करें। मशीन्स बेटा, लाइटनिंग, गुड लाइट, नहीं तो एक लाइट में, डिम लाइट में काम कर रहे हैं, डजंट मेक अ सेंस। ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा खासा पीने का पानी अरेंज होना चाहिए। गुड वॉशरूम्स, स्पिटन्स, स्पिटिन्स, फेंसिंग और मशीनरी के भाई ये इसके अंदर मत आओ। वो बच्चों को क्या पता रहता है, मशीन में हाथ डाल दिया, कट गया, क्या करोगे। मशीन के आसपास थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेयर होना चाहिए। वर्क नियर बाय मोशंस, जो डेंजरस मशीन्स के उनको अलाउ नहीं करना है, ओके। इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग प्रॉपर देना है। कटिंग ऑफ पावर्स, डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर, जहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, करंट पास हो रहा है, मशीन बंद, इलेक्ट्रिसिटी से सेव करना है, ठीक है। सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, जहाँ पर है सेल्फ मशीन्स जो काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको ये है। ईज ऑफ न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करो, ठीक है। फ्लोर स्टेकेस मीन्स एक्सेस दो उनको, प्रॉपर स्टेकेस, आने जाने तो जंप करने बोल रहे हैं, ये करने बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सेसिव वेट्स मत अलाउ करो। आइस प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोसिव डस्ट गैस से दूर रखो। प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, फायर अलार्म, एक्सटिंग्विशर, सब होना चाहिए प्रोविजन। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, पूरा प्रोविजन करो। ये सारी चीजें, ये रिपीटेड पॉइंट है फ्रॉम फैक्ट्री एक्ट, तो ये आपको लिखना नहीं है। फैक्ट्री एक्ट हमने जब स्टार्ट में पढ़ा था उससे सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी रिपीट हुआ है।
अगर जो भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट करता है यानी चाइल्ड का मतलब कॉन्ट्रावेंशन है, जेल भी हो सकता है, फाइन भी आएगा, दोनों। अगर बाल कामगार काम पे रखोगे, जेल, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। तो समझो मेरी बात, इम्प्रिजमेंट फ्रॉम 3 months to 1 year एंड फाइन फ्रॉम 10,000 to 20,000 बोथ। और फिर सेकेंड टाइम पकड़े गए जहां पर आपने बाल कामगार रखा है तो 6 months to 2 years। ये पेनल्टी वाला स्लाइड आप लिखोगे, इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये पेनल्टी आपने लिखा है। अब अगला पेनल्टी देखो, अगर देखो ये तो आपने चाइल्ड लेबर काम पे रखा है तो 3 महीने से लेकर 1 साल की सजा, और अगर सेकेंड टाइम पकड़े गए तो 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा। 3 का 6 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, और फाइन भी आ सकता है। बट अगर हो सकता है कि आपने आपने प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, आपने अथॉरिटी को नोटिस नहीं दी, नोटिस देनी थी ना, नोटिस टू इंस्पेक्टर, रजिस्टर मेंटेन करने बोला था, आपको बाहर डिस्प्ले करना है कि हम बाल कामगार नहीं रखते हैं, हम ये नोटिस लगाना है, या आपने कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावीन किया, कोई भी सेक्शन का कॉन्ट्रावीन किया इस एक्ट के अंदर। एक होता है कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड को आप रख रहे हो, वो तो गलत है। और दूसरा होता है कि लाइक अडॉल्सेंट को रख रहे बट उसको सेफ्टी मेजर नहीं दे रहे, या अडॉल्सेंट को रख रहे बट उसको बेसिकली गुड एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, या उसको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दे रहे, तो आपने एक्ट कॉन्ट्रावीन किया। उस केस में आपको इम्प्रिजमेंट है 1 महीने का, फाइन आएगा 10,000 का, या दोनों, पैसा भी गया और समय भी गया, जेल प्लस फाइन। तो अगर आपने इंस्पेक्टर को नोटिस नहीं दिया, या आपने प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, या हो सकता है आपने प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ नोटिस नहीं किया, प्रेमाइसिस के आसपास बहुत से शॉप्स को भी लगाना पड़ता है कि यहाँ पे बाल कामगार काम कर रही इतना ही, ऐसे नोटिस लगाना पड़ता है, या फिर आपने कोई भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया, उस केस में आपको इम्प्रिजमेंट 1 month या फाइन या बोथ, ये भी आप लिखोगे। ये एक्ट, अडोलसेंट एक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पे लिखो, स्टार्ट राइटिंग।
ओके, तो एक बार ये एक्ट देख लेते फिर से. इट्स वेरी सिंपल. चाइल्ड अडॉल्सेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड, adolescent labor regulated, child labor prohibited, adolescent labor regulated. इसमें एक्ट का टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट. ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी फॉर्म की है. ठीक है, ये फॉर्म किसने की? सेंट्रल गवर्नमेंट. इस कमेटी में कितने लोग हैं? चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर्स. ये कमेटी सब कमिटीज फॉर्म कर सकता है, इंटरनल प्रोसीजर खुद बनाते हैं. चाइल्ड तो अलाउड नहीं है. अडॉल्सेंट वर्किंग के लिए यहाँ पर क्या आएगा? नो ओवर टाइम, नो वर्किंग फ्रॉम 7 PM टू मॉर्निंग 8 AM. नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते वीक में 1 हॉलिडे कंपलसरी. 3 आवर्स वर्क हो, 1 आवर का ब्रेक तो देना ही पड़ेगा. और अगर एक एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो दूसरे एस्टैब्लिशमेंट में उसको एम्प्लॉय नहीं करेंगे. जब भी कोई अडॉल्सेंट काम पे रखते हो, गिव नोटिस टू द इंस्पेक्टर. अगर जब एक्ट है उसके 30 डेज में, एक्ट के बाद आपने किसको एम्प्लॉय किया है उसको एम्प्लॉयमेंट से 30 डेज में. सर नोटिस में क्या रहेगा? नेम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एड्रेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, देन हु इज इनटू मैनेजमेंट एंड क्या काम आप करते हो. आपको रजिस्टर मेंटेन करना है कि आपके पास कौन सा अडॉल्सेंट काम करता है, क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, बेसिकली क्या नेचर ऑफ वर्क है, उसने कितना काम करता है, ब्रेक कब देते हो, ये सारा डिटेल मेंटेन करना है. हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड ये फैक्ट्रीज एक्ट में रिपीट हुआ है. पेनल्टी क्लॉज आएगा. अगर आपने चाइल्ड को काम पे रखा तो 3 months to 1 year, और अगर सब्सिक्वेंट टाइम पकड़े गए तो 6 months to 2 years. और अगर आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, नोटिस नहीं दिया है, या आपने कोई भी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 month, फाइन 10,000 और बहुत. Now we are coming to Rights of the Person with Disability Act 2016. This government has passed this law. Write down heading. Rights of Person with Disabilities Act 2016. Rights of Person. Rights of Person with Disabilities Act 2016. पहला ये था पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995. इसको रिपील किया गया, हटाया गया और इसके जगह पर ये एक्ट आया. पहला क्या था बेटा? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट मार्क लेटर. पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995. ये रिपील किया गया है और अभी ये वाला एक्ट चल रहा है. राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. सी डिसेबिलिटी, वी आर ब्लेस्ड, टच वुड, टिल डेट, एंड एवरीवन जो वॉच देख रहे हैं मे और मे नॉट बी, कि वी आर नॉट डिसेबल. वी आर एबल टू सी, वी आर एबल टू वर्क, वी आर एबल टू हियर, वी हैव 2 hands 2 legs. आई एम नॉट जोकिंग. मैंने देखा है कि बहुत सारे डिसेबल, हमारे सोसाइटी में एक एम्प्लॉय है, उसको हमने सोसाइटी ऑफिस इंचार्ज बनाया. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर डिसेबल. दे कैन नॉट वॉक. उनके दोनों पैर नहीं है, वो दोनों क्रॉल करके आते हैं, बैठते हैं, उनको व्हील चेयर में लाना पड़ता है. तो टच वुड, गॉड इज ग्रेट टू अस. वी शुड फील हैप्पी कि आज हमारे पास दोनों हाथ पैर देख, विजन है. करेक्ट है. बहुत से ब्लाइंड लोग होते हैं. कैन यू इमेजिन? आज उनको सोसाइटी में, आज समाज में, आज इनको कम्पीट करना है. आज ये लोगों को, ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है ना भाई, नो डाउट. अब कुछ अबनॉर्मल या उनके साथ कुछ गलत हुआ है, यू नो सम रीजन, मे बी एक्सीडेंट, मे बी बाय बर्थ, ठीक है, बट यार उनको भी इतना ही हक है समाज में, सोसाइटी में रहने के लिए, हर जगह पर पार्टिसिपेट करने के लिए जितना हमें. अरे वो इंडिया का ही तो पार्ट है, समझो. आज इनको भी हमें यू नो सपोर्ट करना है, आज इनको हमें ग्रो करना है. इसीलिए जो डिसेबल्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली राइट्स रिलेटेड एक्ट हमने पास किया. दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. समझे मेरी बात? तो ये देखो, ये एक हिस्टोरिकल क्या था. 16 फरवरी को यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 2016 को राज्यसभा में पास हुआ. 14 दिसंबर को लोकसभा में पास हुआ ये एक्ट. इट वॉज ड्यूरिंग बीजेपी गवर्नमेंट. ठीक है. 28 दिसंबर को प्रेसिडेंट कंसेंट मिला. 19 अप्रैल से इफेक्टिव हुआ और रूल्स ड्राफ्ट हुए 15 जून 2017, लगभग 4 साल पहले. समझो.
16 फेब राज्यसभा, 14 दिसंबर फेब राज्यसभा, 14 दिसंबर लोकसभा। प्रेसिडेंट कंसेंट, लोकसभा राज्यसभा पास हो फटाफट, तो प्रेसिडेंट कंसेंट आएगा 28 दिसंबर। 19 अप्रैल एक्ट बिकेम इफेक्टिव, रूल्स वर ड्राफ्टेड फ्रॉम 15 जून। ये वाला आप लिखोगे, ये आपके मॉड्यूल में, आई कांट हेल्प इट, इट्स देयर, तो पढ़ाना तो पड़ेगा। स्टार्ट राइटिंग, लिखो ये। ओके, तो फिर से रिपीट करो, यहीं पे लर्न कर रहे हैं। 16 फरवरी लोकसभा, 14 दिसंबर सॉरी दैट इज राज्यसभा, 28 दिसंबर प्रेसिडेंट कंसेंट, 19 अप्रैल इफेक्टिव एंड रूल्स 15 जून। अब यह देखना है, सेक्शन 3 बोलता है कि इट इज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आज डिसेबल्स को भी आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा आपने जीआईसी में, आर्टिकल्स ऑफ आर्टिकल्स, अलग अलग आर्टिकल्स मींस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, राइट टू इक्वालिटी, सर्व एक समान, हैंडीकैप्ड है वह उसको पीछे लो, ये बंदा तंदुरुस्त है इसको आगे लो, ऐसा नहीं। राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हैंडीकैप, अभी एक केस देखा था मैंने बहुत बेकार, एक हैंडीकैप पर्सन था, ठीक है ना बात, किसी ने उसको उठा के लगा दिया तन करके, बेचारा उठ के मार रिवोट भी नहीं कर सकता है, अरे चलते राह में थप्पड़ लगा दिया, क्या लोगों ने झगड़ा किया, बाप रे बाप, गलत किया था उस बंदे ने। एक हैंडीकैप व्हील चेयर पे जा रहा है, ठीक है ना बात, वो ऐसा करते हैं और जा रहा है, तो पता नहीं वो एक बंदा, उसको गुरूर था अपने आप में, उसने हैंडीकैप, क्या हैंडीकैप पे क्या अटैक कर रहा है भाई, उसको भी हक है जीने का। अब वो बेचारा हैंडीकैप है, वो आपको रिवर्ट नहीं कर सकता, लोगों ने जो दूसरे को मारा रहेगा, बाप रे बाप। लाइफ टू प्रोटेक्शन, लाइफ प्रोटेक्शन इनको भी जरूरत है, ये हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जितने भी डिसेबल्स हैं इनको एक इक्वलिटी का हक मिले जो कॉन्स्टिट्यूशन हक है, या सिमिलरली लाइफ टू विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है। हैंडीकैप है बट उसको तुच्छ नजर से देख रहे हैं, गलत, छोड़ इसको,
माफ किया, जा जी अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं। रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये भी उनका हक है। तो सेक्शन 3 के तहत हर गवर्नमेंट जितने भी डिसेबल्स हैं इनको इक्वालिटी और बेसिकली लाइफ विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी का हक देंगे। और स्पेसिफिकली सेक्शन 4 बोलता है कि जो भी डिसेबल चाइल्ड है और डिसेबल वुमन है, पहले ही वुमन नॉर्मल वुमन क्यों ना हो, उनको इतने चैलेंज है लाइफ में, और उसमें डिसेबल वुमन है या चाइल्ड है, यार ये लोग को सपोर्ट ज्यादा करना है, ये लोग की तरफ ज्यादा प्रोटेक्शन देना है। तो सेक्शन 3, सेक्शन 4 देखो। सेक्शन 3 में क्या लिखा है मैंने? सेक्शन 3 इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, जस्ट होल्ड ऑन, duty of the government for person with disability enjoy right to equality and right to life with respect and dignity. Section 4 बोलता है duty of government and local authority to ensure women and child with disability equal enjoy equal right, उनको भी हक मिले। लिखो ये चीज। स्टार्ट राइटिंग फास्ट फास्ट फास्ट। सेक्शन 3, सेक्शन 4 इजी है यार। बस इस चैप्टर में क्या हो रहा है, समरी दी है हर एक एक्ट का, तो देखे तो सही इजी भी है अगर इसको पॉजिटिवली लो, क्योंकि इसमें क्या कैसे मतलब क्या घुमा के पूछ सकते हैं, जो है डायरेक्ट है। सेक्शन 3 इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सेक्शन 4 वुमेन एंड चाइल्ड इक्वालिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 बोलता है कम्युनिटी रिलेटेड उनको रहने का हक है। ऐसा नहीं कि डिसेबल्स है इनको यहाँ पर एंट्री नहीं है, ये मंदिर में एंट्री नहीं है, या ये लोग पीछे रहेंगे, या इस हट में रहेंगे, ऐसा नहीं। आज एक समाज में, कम्युनिटी में उनको इतना ही हक है जितना बाकी सबको है। राइट टू लिव इन कम्युनिटी, उनको हम सेपरेट नहीं करेंगे, सेग्रीगेट के डिसेबल्स है ये इनके लिए एक अलग से झोपड़ा बना लिया, ऐसा नहीं। नो, नॉट ऑब्लिज टू लिव इन अ पर्टिकुलर लिविंग अरेंजमेंट, इनके लिए ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आज सोसाइटी है तो आप बोलेंगे हमारे सोसाइटी डिसेबल्स नहीं रहेंगे, वो सोसाइटी बाहर निकालो, ऐसा नहीं। सोसाइटी में वो भी रहेंगे भाई, क्यों नहीं रहेंगे। इन हाउस असिस्टेंट टू सच डिसेबल पर्सन, कभी कभी हो सकता है कि इन्हें इन हाउस सपोर्ट या इन हाउस सपोर्ट उनको राशन ला के देना, गवर्नमेंट हो सकता है कर सकता है अरेंज कि डिसेबल है तो इनको पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी देना, शायद जो जो पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो सारा इन हाउस सपोर्ट इनको देना अगर रहेगा तो गवर्नमेंट देगा। तो 3 बातें, पहला दे हैव अ राइट टू लिव इन कम्युनिटी, दूसरी बात है दे कैन नॉट बी ऑब्लिज्ड और फोर्स्ड टू लिव इन अ सेपरेट सेगमेंट, and in-house assistance if required should be provided to the handicapped or disabled person। समझो मेरी बात, लिखो ये चीज को। लिखो सेक्शन 5
एज इट इज लिखो जैसा मैंने लिखा है, तो आपको रिवीजन में इजी जाएगा। डिक्टेट कर रहा हूं मैं। सेक्शन 5 डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, राइट टू लिव इन कम्युनिटी, राइट टू लिव इन कम्युनिटी, right to live in community. Second part, not obliged to live in a particular living arrangement, not obliged to live in a particular living arrangement, not obliged to live in a particular living arrangement. And third part, in-house assistance to such disabled person, in-house assistance to such disabled person, in-house assistance to such disabled person. सेक्शन 5। सेक्शन 6 बोलता है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इन पे टॉर्चर हो रहा है, इनह्यूमैनिटी हो रहा है, क्रूअल बिहेवियर हो रहा है, कोई इनको धमकी देके जा रहा है, मार रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, या उनको गलत ट्रीटमेंट दे रहा है, डिग्रेड ट्रीटमेंट, एकदम तुच्छ ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। Protect the person with disability who is being tortured or who is being cruel treatment मिल रहा है उनको, या inhuman treatment मिल रहा है, degrading treatment मिल रहा है, तो ऐसी चीजों को रोकना और इनको अपना हक दिलाना। लिखो यहाँ पे सेक्शन 6। सेक्शन 6, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी, duty of government to protect the person with disability, protect the person with disability against torture, cruel behavior, torture, अरे अपने को कोई टॉर्चर वो क्या कर पाएंगे, टॉर्चर, क्रूएल बिहेवियर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, इनह्यूमन ट्रीटमेंट एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, inhuman treatment and degrading treatment, right? सेक्शन 6 के बाद सेक्शन 7 बोलता है कि कोई भी अब्यूज हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उनके अगेंस्ट एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है ना बात, तो वो पर्सन को प्रोटेक्ट करना, और वो पर्सन को राइट है इमीडिएटली जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको कंप्लेन करना, वो लोग आएंगे, उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको बचाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, इमीडिएट उनको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। जहां पर वायलेंस हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, या उनके मतलब उनको अब्यूज किया जा रहा है, या उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बोले शाम को ये रास्ते से दिखने का नहीं, तो देख लूंगा, बेचारा डिसेबल्ड है, जिसको घर जाना है वो रास्ते से जाएगा नहीं, धमकी दे रहे हैं, तो वो लोगों को वो जो है वो इमीडिएटली अपना ये प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, और ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विल रेस्क्यू द विक्टिम, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कस्टडी एंड प्रोवाइड मेंटेनेंस। लिखो ये चीज, लिखना आपने, स्टार्ट राइटिंग।
लिखना रह गया होगा तो पॉज कर सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम एनी रिस्क, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ह्यूमैनिटेरी इमरजेंसीज, नेचुरल डिजास्टर। आज डिजास्टर हो गया, आज सपोज कल उठ के बाढ़ आ गई, अरे हम लोग के पास हाथ पैर है, हम अपने आप को थोड़ा बहुत बचा बचा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आग लग गई तो हम थोड़ा भाग भीग सकते हैं, यू नो, स्टेयरकेस से। अरे ये बंदा हैंडीकैप है, इसको कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, अरे है नहीं, एनी टाइप ऑफ रिस्क, बिल्डिंग भूकंप आ गया, ठीक है, या फिर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, यू नो, मतलब वॉर डिक्लेयर्ड है, ये कहीं फंस गया बंदा, अब ये ना खुद को कुछ कर सकता है तो क्या करेगा, उधर गोली लग जाएगी, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट आके पहले रेस्क्यू करेगा। अरे हमारे पास तो हाथ पैर है, आज हमारे पास आंखें देख सकते हैं, वो लोग देख ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है भाई, अरे आग लग गई आग लग गई कर रहा है, बस दिख ही नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट सेक्शन 8 के तहत इनको प्रोटेक्शन सेफ्टी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ रिस्क, एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, एनी टाइप ऑफ बेसिकली आर्म्ड कन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटरी इमरजेंसीज के केस में, ठीक है ना बात। और ये सब चीजों के लिए कौन इंचार्ज रहेगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, सेम वे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट के हमने अलग अलग, यू नो, डिजास्टर जब डिजास्टर होता है तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो डिजास्टर मैनेजमेंट करता है। भूकंप आ गया डिजास्टर, सुनामी आ गया डिजास्टर, या फ्लड आ गया, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है कि ध्यान में रखना कि जब भी कोई डिजास्टर होगा या कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि वो खुद होकर कुछ नहीं कर सकता। दैट इज सेक्शन नंबर 8, ठीक है ना बात। सेम वे अगर मैं बात कर रहा हूं, इनको ह्यूमन होम एंड फैमिली राइट्स है। ऐसा नहीं कि हैंडीकैप है तो बच्चा नहीं पैदा करना है, आगे किसका बच्चा हैंडीकैप हो तो क्या, या इसका इसके घर को इसको परिवार के रहना अलाउड नहीं है, अलग से कैंपेन में रहेगा, ऐसा नहीं है। आज इनको ह्यूमन राइट्स, होम राइट्स है और बेसिकली फैमिली राइट्स है। नो वन कैन स्टॉप देयर होम राइट्स एंड फैमिली राइट्स। अरे ये भी तो फैमिली बनाएंगे, ये भी तो अपने रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना हैंडीकैप पे तो अलाउड नहीं है, ऐसा क्यों। अरे उनको भी एक सोशलाइजिंग है, उनका एक परिवार रहेगा, लव अफेक्शन मिलेगा उनको भी, करेक्ट। तो सेक्शन 9 के तहत बेसिकली है प्रिवेंट्स सप्रेशन ऑफ एनी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी फ्रॉम पेरेंट्स। कोई बच्चा हैंडीकैप है वो अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकता, ऐसा नहीं। कोर्ट ऑर्डर की बात अलग हो गई, अगर कुछ रीजन है कोर्ट ऑर्डर पास हुआ तो बात अलग है। एंड सेक्शन 10 के तहत प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिप्रोडक्शन एंड फैमिली प्लानिंग। आज फैमिली प्लानिंग उनको करना भी हो हक है, बट वो पहला पूरा उनको गाइड करेंगे, उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताएंगे कि दे आर हैंडीकैप, व्हाट दे शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। तो फैमिली प्लानिंग रिलेटेड they are allowed, but they will be instructed and informed by the governmental authority. सेक्शन 9 में उनको कोई भी बच्चे, हैंडीकैप बच्चों को अपने परिवार से अलग नहीं किया जा सकता है। कल उठ के कोई फैमिली मेंबर ही कोई बच्चा, अरे अपने ही पराया कर देते हैं, मैंने देखा है, ठीक है ना बात। तो आज कोई बच्चा हैंडीकैप है, पेरेंट्स परेशान है, उसको संभालना पड़ रहा है। कुछ फैमिली ऐसी भी है कि भाई बच्चे को अलग कर देंगे, बच्चा कंप्लेंट करेगा, फैमिली पर एक्शन, भाई क्यों, वो भी तो फैमिली मेंबर, उसको भी घर में रहने का हक है, तुम उसको घर के बाहर नहीं निकाल सकते हो, सेक्शन 9। और सेक्शन 10 इनको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉर वॉट एवर द फैमिली प्लानिंग दे आर डूइंग। तो सेक्शन 8 के तहत डिजास्टर होता है, इनको पहला प्रोटेक्शन। 9 के तहत हर बच्चे को अपने फैमिली में रहने का हक है, और सेक्शन 10 के तहत अपना परिवार खुद वो रख सकता है। सेक्शन 11 में वोटिंग राइट्स, इलेक्शन कमीशन ने इनको भी विथनाइट राइट टू वोट है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आज एक हैंडीकैप है, बोले नहीं तू वोट नहीं कर सकते, तेरे लिए कौन आएगा, अरे उनके लिए प्रॉपर वहां पर आदमी रहेगा, लेकर जाएगा, वोट करवाएगा, उनको पूरा गाइड करेगा। सेक्शन 11 के तहत इलेक्शन कमीशन का काम है कि ऐसे हैंडीकैप पर्सन को पूरा वोटिंग का हक दिलाए, उनके लिए पूरा प्रोविजन करे, अरेंजमेंट करे। और सेक्शन 12 के तहत कोई भी लीगल प्रोसीजर्स में अगर कोर्ट कचहरी का मामला है तो इनको भी हक है कि ये पूरा लीगल प्रोसेस में गाइड करे और उनको भी न्याय मिले, जस्टिस मिले। समझे मेरी बात। तो सेक्शन 11 इलेक्शंस पे ध्यान देता है, वोटिंग्स पे ध्यान देता है, सेक्शन 12 कोर्ट पे ध्यान देता है, सेक्शन नंबर 8 डिजास्टर पे इनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, सेक्शन 9 फैमिली राइट्स इनको मिल दे रहा है, सेक्शन 10 इनको अपना फैमिली प्लानिंग में हेल्प कर रहा है। देखो मेरी बात, लिखो है सेक्शन 8।
Now write down section 9 and 10. Section 11 and 12. Section 11 is about election voting rights to disables. 12 is about legal process, उनको हेल्प करना, गाइड करना, कोर्ट कचहरी में हेल्प करना. आज कहीं ना कहीं को सपोर्ट चाहिए, आज इनको मिलना चाहिए. सी ये चैप्टर के नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप रीडिंग करने जाओगे तो नहीं होगा, ऐसे चार्ट फॉर्म में करोगे तो पक्का याद रहेगा. आप अभी लिख लोगे, अभी थोड़ा एफर्ट होगा, बट बाद में आपको ये चीज़ हेल्प करेगी. इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, अदरवाइज मेरे लिए तो ईजी है फटाफट बोलने के लिए. अब सेक्शन 16 ही चाइल्ड एजुकेशन. आज जो डिसेबल्ड है और वो चाइल्ड डिसेबल्ड है, बच्चा है, उसका हाथ कटा है, चल नहीं सकता है, ब्लाइंड है, तो आज इनको भी एजुकेशन का पूरा हक है. और इनके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है, मेक प्रोविजन. आज सब प्राइवेट प्लेयर्स चाइल्ड ब्लाइंड चाइल्ड पे ध्यान नहीं दे रहे.
या उनको कोई मतलब नहीं, आज बड़ा क्राउड है भाई जहाँ उनको बिजनेस बना, तो कोई भी ब्लाइंड चाइल्ड या बेसिकली डिसेबल्ड चाइल्ड पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है अंडर सेक्शन 16 के सबसे पहले इनको एजुकेशन स्पोर्ट्स सब चीज में पार्टिसिपेशन का राइट है। अब बोले क्या मजाक कर रहे हैं, सो दे आर डिसेबल्ड, कैसे करें? अरे बहुत टैलेंटेड होते हैं ये लोग। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, शी वाज टोटली ब्लाइंड एंड शी इज डूइंग सीए एंड वन इन सीएस, मेरी बात समझना। एंड ब्रिलियंस ही, वो लोग ऐसा पीडीएफ रीडर है तो वो ऑडियो से सुनते हैं, ठीक है ना बात। आज एग्जाम में उनको एक हेल्पर लेके जाना पड़ता है जो उनसे थोड़ा छोटा रहे, मतलब उसको इतना नॉलेज नहीं रहे, और वो जो जो पूरा वो पेपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटी। आज स्पोर्ट्स है, आज लग रहा है दे आर केपेबल, लेट देम पार्टिसिपेट ना। डिसेबल है तो क्या हुआ, डांस है। आज एक स्कूल देखा था मैंने, यू नो स्पेशल चाइल्ड को आज प्ले हो रहा है, स्किट हो रहा है स्कूल के अंदर, कोई ड्रामा हो रहा है, वो ड्रामा में हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, भले वो डिसेबल हो या एबल हो। अब एक बच्ची थी, शी वॉज स्पेशल चाइल्ड, तो वो बच्ची को भी ड्रामा स्किट में कुछ ना कुछ रोल दिया। उन्हें तो उनको फील नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को बाजू में बिठा दिया, सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड स्कूल इज नॉट अलाउइंग मी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अरेंजमेंट फॉर स्टूडेंट हु आर डेफ और ब्लाइंड, ठीक है ना बात। जो डेफ है ब्लाइंड है उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कराओ। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन वेयर हाई सपोर्ट नीडेड। एक्सट्रीम डिसेबल है उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड स्पेसिफिक सपोर्ट टू चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उनको ज्यादा ध्यान दो, उनके लिए ज्यादा फैसिलिटीज दो कि वो लोग भी एक्सेल करें। आज वो कहीं ना कहीं इंडिया का फ्यूचर है। आज भले वो डिसेबल्ड है बट इंडिया का ही पार्ट है। आज इनको स्पेशल प्रोविजन दो कि वो लोग भी एक्सेल करें एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल। तो देखो पहला क्या क्या था, मैं वापस से देख रहा हूँ एक बार का, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, एडमिट चिल्ड्रन टू एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। डिसेबल्ड चाइल्ड को भी स्कूल जाने का हक है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का हक है अगर वो कर सकता है, और रिक्रिएशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का हक है। नो डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको बोला एक स्कूल में मैं गया था, वहां पर जितने भी बच्चे थे हर बच्चे को कंपलसरी पार्टिसिपेट करना है। वहां पर एक स्पेशल चाइल्ड थी, उसको ऐसा नहीं कि तू बाजू में बैठने, उसको भी प्ले में पार्टिसिपेट करना है, एक कोई पकड़ के लेकर आ गया ऐसा। उसके बाद अरेंजमेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर डेफ और ब्लाइंड। आज वो डेफ है ब्लाइंड है, उनके लिए स्पेशल बुक्स आती है, उनके लिए वो करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन हु आर विद हाई सपोर्ट नीडेड एंड स्पेसिफिक सपोर्ट टू चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। 16 17 भी ऐसा कुछ है। 17 में इनके लिए कुछ इंटरनल फैसिलिटीज आज सर्वे करना है, इनको क्या क्या लग सकता है इनके लिए। लाइक आज ब्लाइंड है तो उनको रीडिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं क्या हम, डेफ के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, उनके यू नो अलग अलग बुक्स आते हैं वो सब, ठीक है। फिर स्कूल एंड स्कूल्स बनाओ इनके लिए, ब्लाइंड्स के लिए स्पेसिफिक स्कूल है, उनके टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कि ब्लाइंड बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। इनके लिए प्रॉपर बुक्स और एजुकेशन टूल्स, आजकल तो सॉफ्टवेयर एप्स कितने आ गए। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो इनको कि इनको यार तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम्हें हम ये करेंगे। तो एंड प्रमोट रिसर्च, इनके रिलेटेड जितना रिसर्च पॉसिबल है हम करेंगे तो ये लोग ग्रो कर पाएंगे। इनके लिए भी तो कोई सोचने वाला चाहिए, हर कोई से पैसा मिंट करे कैसे चलेगा। इनके लिए सॉफ्टवेयर बनाओ, इनके लिए एजुकेशन टूल्स बनाओ, इनको मोटिवेट करो, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो, इनसे रिलेटेड रिसर्च करो, इनके लिए स्पेसिफिक स्कूल्स बनाओ, टीचर्स को ट्रेन करो। हर कोई अच्छी जगह काम करने के लिए दिखता है। अगर मैं टीचर हूँ, मैं अगर सिंपल है एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ अच्छा ही देख रहा हूँ, अच्छे स्टूडेंट को ही पढ़ाऊंगा तो कैसे चलेगा। तो आप बोले सर आप करते हो, यस मेरे पास एक दो चाइल्ड है जो बेसिकली ब्लाइंड रह सकते हैं, मैं उनको जितना हो सकता है मैं स्पेसिफिक ट्यूशंस देता हूँ अलग से, ठीक है ना बात। नॉट एवरी टाइम बट जितना पॉसिबल, लाइक वीक में 2 आवर्स दे सकते हैं हम इतना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 12 महीने दे रहा हूँ, करेक्ट। तो इनके लिए ध्यान देने वाले लोग चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, बुक्स चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, इनके लिए स्कूल्स अलग होने चाहिए। इनको टीचर्स को ट्रेन करो, इनको कैसे ट्रेन करना है, इनकी नीड्स को एक्सेस करो, सर्वे करो, इनको प्रोवाइड करो, तो ये ग्रो कर पाएंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 17। 16 17 पूरा एजुकेशन रिलेटेड है। प्लीज राइट डाउन दिस।
आई होप आपने स्लाइड लिखा है 16. एडमिट चिल्ड्रन टू एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड recreations. No discrimination and equal opportunity. Arrangement for students who are deaf or blind. Transportation facilities to children with high support needs. And specific support to children in order to maximize the academic and social development. Maximize the academic and social development. We're coming to section 17. अगर आप नहीं लिख पाए तो पॉज करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं. Start writing this. ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे. एक्ट पूरा नहीं हुआ है. हमने काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखा कि भाई उनको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, उनको लीगल सपोर्ट में गाइड करो, जब भी डिजास्टर होता है उनको पहले रेस्क्यू करो, उनके ऊपर कोई वायलेंस हो रहा है तो उनके रेस्क्यू के लिए आ जाओ, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करो, मेंटेनेंस प्रोवाइड करो. दे हैव द राइट टू कम्युनिटी, राइट टू फैमिली, करेक्ट है, या एजुकेशन. डिसेबल्ड चाइल्ड है, आज उसको इतना ही हक है पढ़ने का, बढ़ने का, ग्रो करने का. यहाँ तक हमने देखा. इन द नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू विद द सेम. थैंक्स लॉट. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी. थैंक यू.